हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, एमपी टेट वर्ग 3 हो गया या फिर सी टेट हो गया आपका, या फिर किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो आप लोगों को इस चैनल पर फ्री में क्लासेस मिल जाएंगी। साथ में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। एमपी टेट वर्ग 3 की अपनी ये तीसरी क्लास है। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जब आप इनके सिद्धांत के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए एक एक करके हम सिद्धांत पढ़ते हैं डेवलपमेंट के। ओके, चलिए। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट में बताई गई हैं, पहले आप उनको समझ लीजिए। जो विकास है वो आपकी एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस। विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशली और ऑर्डरली, यानी कि क्रमिक रूप से चलती है। आपकी जो डेवलपमेंट होता है जो आपका, वो ऑर्डर से चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए अभी शैशवावस्था में है डायरेक्ट आप वयस्क अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो सिक्वेंशली होता है, ये भी याद रखना है आपको। अगला जो आपका पॉइंट है, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज पर्सन टू पर्सन। जो विकास की दर होती है वो भिन्न होती है, याद रखिए। किस हिसाब से? मान लीजिए एक बालक है यहाँ पे और एक दूसरा बालक है कहीं और पे, या आसपास पड़ोस, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो जो उनके विकास होगा वो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा कि जैसा विकास पहले का हो रहा है वैसे ही विकास दूसरे का हो। ठीक है, तो विकास की जो दरें होती हैं वो भिन्न होती हैं, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। जो आपका विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। नीचे मैं आपको विथ एग्जाम्पल के समझाऊंगा, पहले आप इन पॉइंट को समझ लीजिए। ठीक है, जो आपका डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इन दोनों का क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी कि विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आप लोगों ने बुजुर्गों में या फिर जब कोई बच्चा खेल रहा होता है तो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन बनेगा, या मान लीजिए क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो ये क्रिकेटर अच्छा बनेगा। फुटबॉल अगर खेल रहा है, उसकी स्किल ठीक है, तो लोग पहले से पूर्वानुमान लगा देते हैं कि अगर ये बच्चा इसी तरह से खेलता रहा तो हो सकता है आगे चल के फुटबॉलर बने। यदि पढ़ने में अच्छा है तो पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई अधिकारी जरूर बनेगा। तो आप लगा सकते हो कि जो विकास होता है वो पूर्वानुमान होता है, आप उसका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑल डेवलपमेंट हैं, जो आपके डेवलपमेंट की मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, फिजिकल डेवलपमेंट होता है एक, जिसको शारीरिक विकास कहते हैं। दूसरा आपका होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। फिर आपका आता है सोशल डेवलपमेंट, जिसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। इसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सांवेगिक विकास। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ये याद रखिए। अब कैसे इंटर रिलेटेड रहते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हुआ है, तो आप मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। आपका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से हुआ होगा। समझ पा रहे हैं? अगर आप एक्टिव हैं तो आपका जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। जब सोशल डेवलपमेंट अच्छा है तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। तो आप लगा सकते हैं कि कोई बच्चा कुपोषित है, आप याद रखिए, तो क्या उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ? तो जो उसका मेंटली डेवलपमेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है, जो वो भी कमज़ोर रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जितने टाइप के डेवलपमेंट होते हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि अंतर संबंधित होते हैं। PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। अब इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी पहली और दूसरी क्लास ज़रूर देख लें। आप शुरू से देखिए, बीच में आके देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। जब आपका टॉपिक अलग हो फिर आपको समझ में आ सकता है। जैसे इसके बाद हम मोटिवेशन वाला टॉपिक करेंगे अगली क्लास में,
तो वो एक टॉपिक अलग है, तो उसे आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यदि हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो इसको समझना है तो आपको ये तीनों क्लास देखनी होंगी। जो तीसरी क्लास आज चल रही है, 2 क्लासें ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। ठीक, चलिए अब एक एक करके देखते हैं और उसका मतलब भी समझेंगे, आपको यहाँ से समझ में आएगा। विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अब कैसे, पहले एक बार थ्योरी पढ़िए, इसके बाद मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। वृद्धि व विकास की अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी विकास एवं केंद्र से परिधीय विकास कहते हैं। इंग्लिश में भी बताऊंगा कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एग्जाम में इंग्लिश में भी। आपको हिंदी में लिखा रहेगा लेकिन वो इंग्लिश वर्ड होगा, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको समझिए कि जो विकास होता है, बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, फिर उठना सीखता है, उसके बाद बैठना सीखता है। इसलिए जो बालक का विकास है वो कहाँ से होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। पहले सिर की तरफ से विकास डेवलप होगा, मतलब विकास पहले सिर की तरफ से होगा, फिर धीरे धीरे करके अपना विकास आगे की तरफ चलता रहता है। और दूसरा जो इसी का एक टाइप होता है, केंद्र से बाहर की ओर भी इसमें एक विकास होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, और जिसमें सिर से पैर की ओर विकास होता है उसे क्या कहते हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें तो यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले बच्चा जो है सिर हिलाना सीखता है, उसके बाद उठना, फिर उसके बाद बैठना सीखता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विकास की दिशा है क्या। अब यहाँ पर आपको उनके बारे में भी पता चलेगा। 2 टाइप होते हैं विकास की दिशा के। कुप्पूस्वामी ने लिखा है कि विकास सिर पदाभिमुख जिसे सिफेलोकॉडल और समीप दूराभिमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। अब ये दोनों सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल होते क्या हैं, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ हिंदी में लिख के रखा ना, ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। हिंदी में याद रखना है सिर पदाभिमुख, सिर से पैर की ओर, तो आप ऐसे याद रख सकते हो सिर पदाभिमुख जो होगा वो सिर से पैर की ओर विकास होता है। जैसे कि आपको सिफेलोकॉडल की बात करें तो सिफेलोकॉडल में भी पहले सी आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिफेलोकॉडल में जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में बात कर लें तो विकास केंद्र से प्रारंभ होकर के सिरों की ओर होता है, अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ तथा हाथ की उंगलियों का विकास होता है। समझ पा रहे हैं आपकी जो बालक का विकास है वो कैसे होता है। 2 टाइप का विकास होता है। एक तो बात करें सिफेलोकॉडल की, तो इसमें सिर से पैर की तरफ विकास होगा, पहले सिर को उठाना सीखेगा। अब प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करें तो इसमें केंद्र यानी कि रीढ़ की हड्डी से विकास होना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे पहले वो क्या करता है, हाथ उठाना सीखता है, फिर पूरी मुट्ठी बांधना सीखता है। मुट्ठी बांधने के बाद क्या होती है, उंगलियां चलने लगती हैं। तो ये क्या हो गया, विकास हो गया आपका कि केंद्र से बाहर की तरफ आपका विकास होता है, वो हो जाएगा प्रॉक्सिमोडिस्टल। आपसे पूछा जाता है कि सिफेलोकॉडल क्या है और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इसमें विकास सिर से पैर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, और भी 2 ऑप्शन दे देगा। तो आपको अगर पूछ दिया जाए कि सिफेलोकॉडल तो सिर से पैर की ओर विकास, याद करने के लिए मैंने दोनों बता दिया। हिंदी में बोलते हैं सिर पदाभिमुख सिर से पैर की ओर, उसी को सिफेलोकॉडल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये भी सिफेलोकॉडल से सी याद रखिए, सिर से पैर की ओर। फिर जो बचता है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल है, उसको जो विकास है वो केंद्र से प्रारंभ होकर के सिरों की ओर जाएगा, यानी कि सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ का, और फिर इसके बाद हाथ की उंगलियों का विकास होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल को अगर हम बात करें तो हिंदी में समीप दूराभिमुख कहते हो, ठीक है, हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको दोनों में याद करके रखना है। अगर आप इंग्लिश में भी याद करके रखते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, तो भी आप आसानी से लगा सकते हैं। इंग्लिश वाला देख लीजिए सिफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ओके, तो ये हो गया आपका पहला सिद्धांत। अब इसके बाद हम विकास की प्रक्रिया जो आयु के हिसाब से चलती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये पूरी टेबल है। क्या करता है बालक, पहले माह का जब हो जाएगा बालक तो सिर को उठाना सीखता है, ये विकास की प्रक्रिया है। 3 माह का हो जाएगा तो गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण, मान लीजिए पहले कोई वस्तु यहाँ पर है, बॉल को आप इधर उधर खिसकाएंगे तो उसकी नज़र उस बॉल पे टिकी रहेगी, नियंत्रण आ जाता है कि इधर जा रही है तो इधर साइड उसकी आंखें हो जाएंगी, इस साइड लेफ्ट जाएगी तो लेफ्ट साइड, राइट जाएगी तो राइट साइड आपकी आंखें मुड़ जाएंगी। 5वें माह में हो जाता है कि सहारा दे करके आप उसे बैठा सकते हैं। जब 7-8 माह का हो जाएगा तो आप बिना सहारे के भी बैठना सीख जाएगा। 8 माह की बात कर लें हम तो सहारे के साथ खड़ा होना सीख जाएगा। जब 9 या 10 माह का हो जाएगा तो बिना सहारे के खड़ा होना सीख जाएगा।
1 वर्ष में बिना सहारे के चलना सीख जाता है। 2 वर्ष का जब हो जाएगा तो दौड़ना सीख जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना सीख जाएगा। जब 3 से 4 वर्ष का हो जाता है तो कूदना या ट्राइसाइकिल चलाना सीख जाता है। तो ये पूरी विकास की क्या है, प्रक्रिया है उम्र के हिसाब से आपकी। अब डायरेक्शन देखिए, मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, एक एक करके समझाया हूँ, पर कुछ पॉइंट है, एक बार और पढ़ लीजिए, भूलेगा नहीं। बस आपको नाम याद रखना है, नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि नाम है इनका सिफेलोकॉडल, नाम है हिंदी में शिरोत्पदमुखी, तो इसका विकास सिर से पैर की तरफ होता है। दूसरा है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, दूराभिमुख, यानी केंद्र से बाहर की ओर इसका विकास होता है। जन्म के समय बच्चे का सिर जो होता है शरीर का 1/4 भाग होता है, 25%। इस पॉइंट को भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए और इसको याद रखिए कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे जो सिर का भार होगा वो बच्चे के शरीर का 25% होगा या 1/4 भाग होगा। ठीक, चलिए अगला सिद्धांत है। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए क्योंकि काफ़ी प्रिंसिपल हैं इनके और इसको समझना भी है। तो अगर लंबा वीडियो नहीं करना होगा तो हम 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे या फिर इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, देखते हैं। सेकेंड है, वृद्धि विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि आपके जो विकास की गति है उसकी दर एक जैसी नहीं होती। अब कैसे, वो आपको मैं यहाँ बताता हूँ। विकास यूँ तो बराबर होता रहता है परंतु इसकी गति जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। विकास तो एक बराबर होगा परंतु जो गति होती है उसकी हमेशा एक जैसी नहीं होती। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। शैशवावस्था की शुरुआत में गति तीव्र होती है, बाद में मंद पड़ जाती है। जैसे पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति तेज हो जाती है परंतु कुछ समय पश्चात पुनः धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब शिशु अवस्था में है, इसके पहले वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, जब मैंने अवस्थाओं के बारे में आपको बताया था कि जब बालक शिशु अवस्था में होता है तो चाहे आपका वो शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, दोनों बहुत तेज़ी से होते हैं। तो वही विकास के अंदर ही आते हैं, वो विकास के पार्ट ही हैं। तो आपका विकास शिशु अवस्था में तेज़ी से चलता है, इसके बाद बाकी अवस्थाएं जो बाल्यावस्था आएगी, ठीक है, उसमें भी तेज़ी से चलेगा लेकिन शिशु अवस्था के बराबर नहीं चलेगा, बीच में स्लो हो जाएगी और किशोरावस्था में आते आते पुनः उसके विकास की गति जो हो जाती है वो तेज़ हो जाती है। आपने देखा भी होगा जब स्टार्टिंग में बच्चा बहुत जल्दी बड़ा होता है, बीच में स्लो हो जाती है, फिर आप जैसे वो किशोरावस्था में आ जाता है एकदम से उसकी हाइट बढ़ रही है या फिर उसका वेट बढ़ रहा है, इस तरह से विकास की जो गति हो जाती है वो तेज हो जाती है। तो ये आपका हो गया, वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं होती है। कभी विकास ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है ना, ये चीज़ें चलती रहती हैं। हालांकि विकास बराबर होता है पर उसकी जो गति है वो अवस्थाओं के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहती है। अगला है आपका विकास क्रम का सिद्धांत। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, जो आपका विकास है वो सीक्वेंस में होता है। कैसे? इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ये क्या है, सब अलग अलग हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं उन सबको आपको पढ़ना है। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा तभी समझ में आएगा कि विकास क्रम का सिद्धांत होता क्या है। विकास जो है वो क्रमिक होता है, क्यों होता है? भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखना सीखता है। यानी कि LSRW इसका शॉर्टकट बनाया गया है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसी क्रम में चलता है LSRW, इसको याद कर लीजिए। LSRW क्रम में ही भाषा विकास बालक का होता है। पहले वो सुनना सीखेगा यानी लिसनिंग, इसके बाद वो बोलना सीखेगा स्पीकिंग, फिर वो पढ़ना सीखेगा रीडिंग और बाद में लिखना सीखेगा यानी कि राइटिंग। अब हम बात करें आगे, ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तब गर्भावस्था, फिर उसके बाद आती है उसकी शैशवावस्था, फिर आता है वो बाल्यावस्था में और इसके बाद ही आता है वो किशोरावस्था में। यानी कि विकास जो होता है वो क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि गर्भावस्था से डायरेक्ट वो बाल्यावस्था में ही पैदा होगा, नहीं होगा ना, या फिर शैशवावस्था के बाद वो बाल्यावस्था में नहीं आएगा डायरेक्ट किशोरावस्था में पहुंच जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्रम से विकास होगा। तो यही होता है विकास के क्रम का सिद्धांत। चलिए अगला, परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो आप समझ सकते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी कि जो आपके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास होते हैं वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप मैंने बता दिया आपके PCSE यानी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं।
गैरिसन और अन्य का कथन है कि शरीर से संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देती है। जैसे एक कहावत भी है कि जो शरीर से स्वस्थ है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे रहता है। तो इसका मैं बता चुका हूँ कि ये जितने भी विकास के ये पहलू होते हैं, चाहे आपका सामाजिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, संज्ञानात्मक विकास हो या फिर आपका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि सामूहिक विकास हो, ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। मतलब अगर शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ तो बाकी चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो यानी कि मेंटल डेवलपमेंट हो, वो भी आपका अच्छा नहीं होगा, सोशल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा और इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर शारीरिक विकास अच्छा है या फिर उसका मानसिक विकास अच्छा है तो अपने आप शारीरिक विकास उसका अच्छा होगा, इसीलिए मानसिक विकास उसका बहुत अच्छा है। तो ये सभी पहलू जो विकास के आपके ब्रॉड डोमेन होते हैं ये एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगला निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। तो पहले बता चुका हूं आपको कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, मां के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक आपकी विकास की प्रक्रिया चलती है। विकास की प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देती है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। मतलब विकास धीरे धीरे आपका होता ही रहेगा। आप किसी भी एज में हो, कौन से किसी भी एनवायरनमेंट में रहते हो, आप एनवायरनमेंट चेंज करोगे तो उस एनवायरनमेंट के हिसाब से आपका विकास होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो विकास की प्रक्रिया है वो सतत चलती रहती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चलिए अगला सिद्धांत हो गया आपका एकीकरण का सिद्धांत। इसको समझिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए आप सिफेलोकॉडल से याद रखें या फिर आप प्रॉक्सिमोडिस्टल से याद रखें तो पहले किसका विकास होगा? भुजाओं का। भुजाओं के बाद आपका उंगलियों का होगा। तो इसमें यही कहा गया कि पहले हाथों को फिर उंगलियों को तथा बाद में हाथ व उंगलियों दोनों का एक साथ इस्तेमाल करता है बालक अपनी क्रिएटिविटी में, अपनी एक्टिविटी में। तो एकीकरण का सिद्धांत है, पहले आप देखेंगे जब छोटा होगा बालक तो पहले पूरी मुट्ठी बांध के रखता है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे उसकी उंगलियों का विकास होता है, फिर अलग अलग उंगलियों का भी यूज करने लगता है, ठीक है। तो यही है आपका एकीकरण का सिद्धांत। पहले अंगों को चलाता है फिर उनके अंगों को भाग जो होते हैं उनका। अगला है विकास लंबवत ना होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। इसको याद रख लेना है आपको कि जो विकास होता है वो वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल। डेवलपमेंट इज स्पाइरल। इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। यहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया है कि व्यक्ति यहाँ से विकास ऐसे शुरू करता है, ऐसे चलता रहता है, सुदृढ़ीकरण के लिए पीछे जाता है। मान लीजिए बीच में आपकी जो प्रगति होती है वो रुक भी जाती है कुछ समय के लिए, थोड़ा बहुत, इसके बाद फिर वापस पहले इस प्रकार प्रगति होती है, ठीक है। फिर वापस से आपका विकास चलने लगता है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो विकास है वो लंबवत नहीं होता है, चक्राकार होता है, वर्तुलाकार होता है। हिंदी में आप दोनों शब्द याद रख सकते हैं या इंग्लिश में आप याद रखिए स्पाइरल होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर ले वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। बालक की वृद्धि व विकास दोनों का समान महत्व है, याद रखिए। अर्थात बालक का विकास केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। यानी कि जो बालक का विकास है ना तो वो सिर्फ वंशानुक्रम की वजह से होता है, यानी कि हेरिडिटी की वजह से सिर्फ होता है, ना ही सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से होता है, वातावरण की वजह से होता है। दोनों की अंतःक्रिया के कारण ही बालक का विकास होता है। तो वंशानुक्रम हो यानी कि हेरिडिटी हो या चाहे एनवायरनमेंट हो, दोनों महत्वपूर्ण हैं बालक के विकास के लिए। परिवार में छोटा बच्चा अपनों से बड़े को देखकर, सुनकर व अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। तो देखिए आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बालक का हेरिडिटी, जो मान हेरिडिटी का होता है आपके ऐसे गुण जो पूर्वजों से आए हों, आपके माँ बाप से आए हों या आपके पूर्वजों से आए हुए गुण हैं, उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम या हेरिडिटी, ठीक है। और वातावरण के थ्रू जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं वो हो जाता है आपका
वातावरण के द्वारा आपका विकास। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से ही आपका विकास संभव है, किसी एक से नहीं है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। विथ एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। एक ही आयु के दो बालक तथा बालिकाओं के शरीर, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। फॉर एग्जाम्पल, बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा अपने बुजुर्गों से कि जो स्टार्टिंग में है लड़कियों की देखिए हाइट बढ़ रही है ना। यहाँ पे लड़की की हाइट ज़्यादा बढ़ गई, जब वो किशोरावस्था में लगभग आता है बालक तो एकदम से उसकी हाइट बढ़ जाती है। कभी बालिका की एकदम से हाइट बढ़ जाती है। तो एक जैसा नहीं होता कि दो बालक हैं, बालिकाएं हैं, कोई भी हैं तो उनका एक जैसा शारीरिक, मानसिक, भाषा विकास एक जैसा नहीं होगा, उनके गति में परिवर्तन होगा। अब यहाँ जुड़वा भाई बहन की बात करें तो भाई भाई और बहन बहन भी शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक भिन्नता रखते हैं, अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता। जब दो व्यक्ति होंगे तो दोनों का जो विकास है वो अलग ही होगा, याद रखिएगा। दो इंसान बिल्कुल एक जैसे कभी भी नहीं हो सकते। यही चीज़ है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी अगर दो इंसान हैं तो उन दोनों में विभिन्नता होगी। ठीक है, ऐसी विकास जो है वो सबका एक जैसा नहीं होगा। दो बालक सेम टाइम पे अगर जुड़वा भी होते हैं ना तो उन दोनों का मेंटल डेवलपमेंट सेम नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट भी सेम नहीं होगा, याद रखिए। इसी को कहते हैं हम विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब कुछ पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर के, उनको भी पढ़ लीजिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है, कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती। उदाहरण के लिए दो बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते, उनमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। ठीक, वेरिएशन एड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर, ये वही पॉइंट आपको इंग्लिश में बता दिए गए हैं। तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस याद रखना है, वो चाहे विकास के मामले में हो, चाहे आपका बात कर लें हम कलर के उसमें तो भी डिफरेंस रहेगा, है ना, हाइट में तो भी व्यक्तिगत विभिन्नता रहेगी, वेट में तो भी आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता रहेगी। अब यहाँ पर नोट में ये दिया गया है कि रेस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर। कहने का मतलब ये है सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी है, गॉड ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तो कोई किसी की हाइट छोटी है या कुछ भी है तो उस पर हंसे नहीं। ओके, ठीक है, जितने मैंने पॉइंट आपको बताए हैं वही है, इसके बाद जब एग्जाम्पल करेंगे ना तो आपको और समझ में आ जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो आधार हो सकते हैं वो देखिए क्या क्या हो सकते हैं। दो लोगों के बुद्धि में अंतर हो सकता है, यानी इंटेलिजेंस में अंतर हो सकता है, दोनों की रुचियां अलग हो सकती हैं, दोनों की वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं, दोनों का एप्टीट्यूड अलग हो सकता है, दोनों की पर्सनालिटी अलग हो सकती है, या तीनों की पर्सनालिटी अलग हो सकती है, या चारों की पर्सनालिटी अलग हो सकती है। जितने लोग होंगे उन सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जरूर पाए जाएंगे। ठीक है, वो किस आधार पे होते हैं ये मैंने यहाँ आधार बता दिया कि इंटरेस्ट अलग हो सकता है, इंटेलिजेंस अलग हो सकती है, वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं, एप्टीट्यूड अलग हो सकता है उनका, पर्सनालिटी उनकी यानी व्यक्तित्व उनका अलग हो सकता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान या फिर ज्ञान का साझा करें। कहने का मतलब ये है कि जब आप एक क्लास में बैठोगे तो हर तरह के बच्चे होंगे, है ना, किसी का मेंटल डेवलपमेंट कम है, किसी का ज़्यादा है, कोई किसी टेक्निक से समझ पा रहा है, कोई किसी टेक्निक से समझ पा रहा है। तो विद्यालय में यूनिफॉर्म जरूरी है कि सारे बच्चे एक जैसे दिखें, लेकिन जो आपको पढ़ाने का तरीका होगा वो एक जैसा नहीं होना चाहिए। जो आपकी टेक्निक है वो सिर्फ एक जैसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जब बालक हैं तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, तो सभी के हिसाब से आपको पढ़ाना होगा। आप अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके उन्हें पढ़ा सकते हैं, ओनली एक ही टेक्निक का यूज़ करके नहीं पढ़ाना है। ठीक है, ये शिक्षक के लिए दिया गया है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक रूप अनुदेशन नहीं होना चाहिए, आप एक ही टेक्निक का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होने चाहिए, अलग अलग आपके इंस्ट्रक्शन
होने चाहिए। यदि बच्चों का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंस बच्चों का अलग ग्रुप बना लिया, थोड़े से कमज़ोर बच्चों का अलग बना दिया, हैंडीकैप का ग्रुप अलग बना दिया, इसके बाद आप उनको पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। ग्रुप में सभी प्रकार के बच्चे होने चाहिए, यानी कि होमोजीनियस नहीं हेटेरोजीनियस बनाएं। ठीक है, इसका मतलब होमो का मतलब होता है सेम, यानी कि सेम ग्रुप नहीं बनाने हैं आपको कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनका अलग ग्रुप बना दिया और जो थोड़ी कम इंटेलिजेंट है उनका ग्रुप अलग बना रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है। अतः सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रखना है। वही चीज़ बता रहा हूँ कि मान लीजिए इंटेलिजेंस है, उनको अभी एक ग्रुप में अलग रख के पढ़ा रहे हैं, जो थोड़ी से कमज़ोर हैं आप उन्हें अलग ग्रुप में रख के पढ़ा रहे हैं, तो ये गलत है। टीचर को ऐसा कभी नहीं करना है। ये पॉइंट शिक्षक के लिए थे और ये इंपॉर्टेंट थे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखिए किस आधार पर हो सकते हैं, ये यहाँ पे भी पॉइंट दिए गए हैं। आनुवांशिक रूप से, फिजिकल रूप से, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ, ये भी पॉइंट है। वो थे आपके, वो भी ऊपर जो मैंने बताए वो भी पॉइंट थे आपके, किस बेस पे इनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और यहाँ पर भी फिजिकल डेवलपमेंट हो, चाहे मेंटली हो, है ना, टेम्परामेंटल हो, एक्वायर्ड रूप से हो। कुछ चीज़ें क्या होती हैं कुछ बालक में, वो देख के ही उस चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं जल्दी, कुछ बालकों को टाइम लगता है ना, तो इस बेस पे भी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सोशल की बात करें, कल्चरल, एजुकेशनल या फिर इमोशनल, इन सभी पहलुओं में क्या हो सकता है, हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिए ना, तो एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, या जिनको नोट्स चाहिए, देखिए पीडीएफ नोट्स हैं हमारे पास एमपीटेट वर्ग 3 और सीटेट के लिए, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास समान रूप से होता है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास समान रूप से होता है। फॉर एग्जाम्पल, पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। यहाँ पर समान प्रतिमान के सिद्धांत की बात की गई है। अब अगला एग्जाम्पल, गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है। वह अमीर परिवार के बच्चे भी घुटनों के बल ही चलना सीखते हैं, अर्थात चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, जो विकास है उसका जो प्रतिमान होता है वो समान होता है। समझ में आ गया कि बालक के विकास की बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक गरीब परिवार का बच्चा है और एक अमीर परिवार का बच्चा है तो जो अमीर परिवार का बच्चा है वो डायरेक्ट चलना सीख जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे पहले घुटने के बल बच्चा गरीब परिवार का सीखेगा, वैसे ही अमीर परिवार का बालक भी पहले घुटनों के बल ही चलना सीखेगा। ठीक है, तो ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैगेज पैटर्न। अब यहाँ पर सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। वो कैसे, विथ एग्जाम्पल के आप समझेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। इसीलिए कहा गया है कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। एग्जाम्पल के लिए, बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होने पर अलग, थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन रोया करता है। या भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द का यूज करेगा, सभी पक्षियों को चिड़िया कहना, और बाद में विशिष्ट शब्द यानी कि विभिन्न पक्षियों के नाम लेना आरंभ करेगा। ठीक है, तो पहले सिंपल चीज़ों को सीखता है बालक, इसीलिए कहा गया है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया होगा। ठीक है, टाइम कम है, मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा लेकिन समझाऊंगा आपको, विथ एग्जाम्पल के आपको समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है कि विकास जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है वो कैसे होता है। स्टार्टिंग में जब भाषा विकास होते हैं तो पहले क्या करता है, सभी पक्षी जो होते हैं सबको चिड़िया बोलेगा। ठीक है, बाद में धीरे धीरे उन सभियों के नाम उसको आ जाएंगे। तो विकास कैसे हो गया आपका, पहले सामान्य से विशिष्ट की तरफ विकास हुआ। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि शैशवावस्था में वृद्धि सबसे ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, उसके बाद बाल्यावस्था में उससे थोड़ी कम होती है। ठीक, फिर किशोरावस्था में वापस आपकी फिर से तेजी हो जाएगी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, इसको समझिएगा, ये होता क्या है। विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचयी का अर्थ है जोड़ते जाना, समझ गए, जोड़ते जाना। अब इस पॉइंट को समझिएगा। शैशवावस्था का आत्म प्रेम, यानी कि शिशु अवस्था में बालक को अपने आप से बहुत ज़्यादा
खुद से प्रेम होता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब किशोरावस्था में बालक आता है तो उसे खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम या खुद से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो कहने का ये है कि इसमें पुनरावृत्ति आपकी विकास में होती है। शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है, यानी कि जब शिशु अवस्था में होता है तो कल्पनाओं के द्वारा बहुत कुछ सोचता है, अपनी कल्पनाओं में ही विचरण करते रहता है। पुनः जब वह किशोरावस्था में आता है तब भी उसको कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा जा सकता है। कई सारे कल्पनाएं आ जाती हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप अपने से जब इसको रिलेट करेंगे ना तो बहुत चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों के संचयी प्रगति है। मतलब कहने का ये है कि जो बालक पहला शब्द बोलेगा या पहला कदम जिसकी तरफ जाएगा तो उसका विकास उसी हिसाब से आगे चलता रहेगा और उसी में क्या करता रहेगा, नई नई इन्फॉर्मेशन को जोड़ता रहेगा। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत या कह सकते हैं प्रेडिक्शन, मैंने ऊपर बताया था कि विकास का जो है प्रेडिक्शन किया जा सकता है, उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक को देखा जाएगा उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, अर्थात भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि वह बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा या यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा, कौन सा करियर चुनने वाला है, ये सब उसके विकास को देख करके पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो उसी को बोलते हैं विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रेडिक्शन, यानी कि प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं विकास के बारे में। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। कौन कौन सी, यानी कि मैच्योर हो जाना चाहिए और सीखने, दोनों की उपज से क्या होता है, बालक का विकास होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे? बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। मात्रात्मक गुणों का विकास इसमें क्या करती है, जो संस्कृति होती है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है, यानी कि बेस आपका अच्छा है तो विकास आपका अच्छा होगा। इसलिए ये कहा गया है कि विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें और व्यवहार का जो प्रारूप प्रारंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। ठीक, तो जो आपका बेस होगा उसी के हिसाब से आपका आगे डेवलपमेंट होगा। आई थिंक विकास के जो सिद्धांत है वो ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो 17 सिद्धांत थे। अब आप लोग विकास के सिद्धांत के बारे में समझ लिए होंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आज हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा मोटिवेशन का, यानी कि अभिप्रेरणा का। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।